आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसे कपल की है जो हाल ही में यूपी से हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए गए थे और उनके साथ क्या घटना घटी बात करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक बार फिर से डर को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। ये बात 2008 की है जब नितिन और रीना यूपी छोड़कर हिमाचल रहने के लिए गए थे क्योंकि नितिन का ट्रांसफ़र हो गया था। हालांकि मकान वहां पर मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। मकान न मिलने पर नितिन अपने फ्रेंड जो हिमाचल में रहता था उसी के पास 2-4 दिन के लिए रहने चला जाता है और काफ़ी डीलर से बात करने के बाद नितिन को किराए का मकान मिल जाता है जिसे देखने के लिए नितिन और रीना जाते हैं। मकान पर पहुंचने के बाद नितिन डीलर से बात करने में काफ़ी बिजी था और रीना उस मकान के चारों ओर घूमने लगती है। घूमते घूमते रीना की नज़र उस मकान की एक विंडो पर पड़ती है जहां उसे मालूम पड़ता है कि मुझे कोई लड़की घूर रही है। इस बात को बताने के लिए भागी भागी रीना नितिन के पास जाती है। नितिन रीना की बात को सुनकर उस खिड़की के पास पहुंचता है जहां पर रीना को एक लड़की दिखाई दी थी। नितिन जब आंख उठाकर देखता है तो वहां पर लड़की थी ही नहीं, दरअसल वो गायब हो चुकी थी। नितिन रीना को समझाते हुए कहता है ये तुम्हारी आंखों का धोखा है, तुम्हें आदत सी हो गई है अपने फैमिली के साथ रहने की और तुम्हें उनकी ही परछाइयाँ नजर आ रही हैं। जिसके बाद नितिन वहां से चला जाता है अपने फ्रेंड के घर पे जहां पर नितिन ने अपना घर का सामान रखा था एंड सामान लेकर उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में नितिन ने किराए पर लिया था। शाम के वक्त जब रीना अपने किचन में खाना बना रही थी तो उसे ऐसा फील होता है कि पीछे वही लड़की मुझे घूर रही है और खड़ी है। रीना पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी अचानक से डाइनिंग टेबल से चाकू उठकर जमीन पर गिर जाता है। रीना काफी डर जाती है और इस बात को भी अपने पति नितिन से कहती है। रीना की बातों का विश्वास नहीं करता और कहता है कि रात काफी हो चुकी है, खाना खा लेते हैं और चलो सोने। सोते सोते कब टाइम बीत जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ता और वो भी रात के समय। और उस समय बज रहे थे 1 जब रीना को ऐसा लगता है कि मेरे कान में कोई लड़की फुसफुसा रही है। रीना आंखें खोलकर देखती है तो उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ नितिन और रीना के सिवा। जिसके बाद रीना पानी लेने के लिए नीचे रखे फ्रीजर के पास जाती है। अभी जैसे ही फ्रीजर खोला था तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर पड़ती है और वहाँ वो देखती है कि वही लड़की आराम से बैठी हुई है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी डर जाती है और उसके हाथ से बोतल छूट जाती है। वहाँ से रीना भागी भागी नितिन के पास जाती है और नितिन से कहती है कि चलो, तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था ना, नीचे चलकर देखो, वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी हुई है। नितिन को रीना की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और नितिन ना चाहते हुए भी रेनू के साथ नीचे जाता है। जाकर देखता है डाइनिंग टेबल की तरफ तो वहाँ पर कोई लड़की मौजूद थी ही नहीं और एक बार फिर से रीना गलत साबित हो जाती है। नितिन रीना को काफ़ी ज़्यादा डांटता है, कहता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी। जिसके बाद फिर दोनों चले जाते हैं रूम में सोने के लिए। सुबह होने के बाद नितिन अपने ऑफिस चला जाता है। खाना बनाने के बाद रीना बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और बाथटब में बैठकर नहा रही थी तो अचानक देखती है कि बाथटब का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। रीना जल्दी से जाकर बाथटब के नलके को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन बाथटब का नलका बंद नहीं होता है और पानी धीरे धीरे ओवर होने लगता है। रीना बाथरूम से निकलकर नितिन के पास कॉल लगाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, तुम जल्दी से घर पर आओ। जिसके बाद नितिन घर पहुंचकर सीधा बाथरूम में जाता है और बाथरूम में पहुंचकर देखता है तो बाथटब पूरा खाली था। उस बाथटब में एक बूंद पानी नहीं था। नितिन फिर से रीना को डांट लगाता है और कहता है कि जब से तुम इस मकान में आई हो तुम उठ पटांग सी हरकत कर रही हो और मुझे परेशान करके रख दिया है। इतना कहकर वो ऑफिस चला जाता है और वहाँ से रीना अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। जब रीना सो रही थी तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरी सीट को कोई खींच रहा है और रीना उठ जाती है तो वास्तव में ही रीना की सीट को कोई खींच रहा था। जिसके बाद फिर नितिन को कॉल लगाती है और नितिन फिर दोबारा अपने काम को छोड़कर रीना के पास आता है और रीना की बात सुनने के बाद नितिन अपने फ्रेंड के पास फोन लगा देता है और सारी बात अपने फ्रेंड से कहने लगता है
और नितिन की सारी बातें सुनने के बाद उसका फ्रेंड नितिन के घर पर पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की टीम को भेजता है और रीना उस टीम को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वो रिसर्चर्स सारे रूम में अपने इक्विपमेंट्स लगा देते हैं, कैमरास, सीसीटीवी कैमरास, और वो टीम रात को वहीं रुक जाती है। जिसके बाद रीना उन सभी के लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और फिर वही एक्टिविटी होती है जो रीना के साथ पहले हो चुकी थी। फिर डाइनिंग टेबल से चाकू उठकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद रीना खाना बनाना छोड़कर उन रिसर्चर्स के पास जाती है और ये बात कह देती है और रिसर्चर्स ईएमएफ मीटर को लेकर सब रूम में चेक करने लगता है कि कहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। हालांकि उस टीम को किसी भी रूम से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसके बाद वो लोग सीधा रीना के पास जाते हैं और रीना से पूछते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कहाँ पर वो लड़की दिखाई देती है। रीना कहती है कि मुझे ज़्यादा किचन के रूम में ही उसकी आहट महसूस होती है और रिसर्चर्स उस ईएमएफ मीटर को लेकर रसोई की तरफ बढ़ने लगता है और देखता है कि ईएमएफ का मीटर काफ़ी तेज़ी से अप डाउन कर रहा है और लाइटें भी काफ़ी तेज़ी से जलने लगी, जिसे देखने के बाद पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को पता चल जाता है कि इस मकान में कोई न कोई स्पिरिट मौजूद है और वो किचन में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को चेक करने लगती है। फोटोज को देखने के बाद पता चलता है कि ये लड़की अंडरग्राउंड से निकल रही है और इस फोटोज को देखने के बाद अब नितिन को भी विश्वास हो गया था कि रीना सही बोल रही है कि इस मकान में कोई न कोई लड़की की स्पिरिट मौजूद है। और अगले ही दिन नितिन उठकर इस मकान के ऑनर के पास जाकर पूछता है कि इस घर में किसी की स्पिरिट है क्या, कि इस घर में किसी की आत्मा भटकती है क्या। नितिन के काफी दबाव डालने के बाद वो मकान मालिक कहने लगता है कि आज से 1 साल पहले एक कपल रहने के लिए आया था, उन लोग को मैंने घर दिखाया और उनको घर पसंद भी आया। 6 महीने तक तो वो लोग काफी अच्छे से रहे, लेकिन 6 महीने के बाद उन दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। एक दिन जब उसकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी तो उसी के पति ने उसका गला दाबकर उसे वहीं मार दिया और इस बात को छुपाने के लिए उस लड़के ने मुझे काफी पैसे भी दिए और हम दोनों ने मिलकर उसकी लाश को मकान के पीछे गाड़ दिया। जिसके बाद वो यहाँ से चला गया और तब से लेकर आज तक ना तो मुझसे उसका कांटेक्ट हुआ है और ना ही मैंने उससे कभी बात की है। और इस बात को सुनने के बाद नितिन सीधा मकान पर वहां जाता है जहां पर इस लड़की की लाश को गाड़ रखा था। नितिन उसके बोन को निकालता है और उसका दाह संस्कार कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए इस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रहने के लिए चला जाता है। लेकिन भैया उस स्पिरिट ने रीना को कुछ क्यों नहीं किया? देखो छोटू, सारे स्पिरिट अच्छी तो नहीं होती, लेकिन ये स्पिरिट गुड स्पिरिट थी एंड उसकी आत्मा उस घर में भटक रही थी। वो चाहती थी कि मेरे शरीर का दाह संस्कार हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए इस घर को मैं छोड़ दूं और मुझे मोक्ष मिल जाए। तो आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।